नित्य दर्शन से जुड़े सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज मैं आपको व्यावसायिक सेवाओं में दूसरी महत्वपूर्ण सेवा बीमा से आपका परिचय करवाती हूँ। हम जानते हैं जो बीमा का संबंध है वो जोखिम से जुड़ा हुआ है। जोखिम हर व्यवसाय में, मानव जीवन में, वस्तुओं में विद्यमान रहता है और जोखिम हर व्यवसाय में, हर कार्य में कम या ज़्यादा बना रहता है। और इसी जोखिम से उत्पन्न होने वाली हानि को बचाने का कार्य या उसकी क्षतिपूर्ति करने का कार्य कौन करती हैं? ये बीमा कंपनियां करती हैं। चलिए बीमा कंपनी के बारे में विस्तार से जानते हैं कि वास्तव में है क्या। बीमा कंपनी एक व्यवस्था है, एक तरीका है जिसके अंतर्गत एक निश्चित घटना के घटित होने पर यदि कोई हानि होती है उसका दायित्व बीमा कंपनी को सौंप दिया जाता है। यह एक प्रकार का अनुबंध या समझौता या ये कह लीजिए कि प्रस्विंदा होता है जिसमें दो व्यक्ति या दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष बीमा करने वाला जिसे हम बीमा कंपनी भी कहते हैं, बीमाकर्ता या बीमक भी कहते हैं, और दूसरा पक्ष बीमा करवाने वाला व्यक्ति। यह बीमा करवाने वाला व्यक्ति बीमित व्यक्ति भी कहलाता है, बीमाधारी भी कहलाता है। और इन दोनों व्यक्तियों के बीच में बीमे का एक अनुबंध होता है जिसमें जो अनुबंध करने वाली कंपनी दूसरे पक्ष को, बीमा करवाने वाले को प्रतिकूल घटना के घटित होने से जो हानि होगी उसके नुकसान की राशि की भरपाई करने का दायित्व अपने ऊपर ले लेती है। इसके लिए बीमित पक्ष को हर वर्ष के हिसाब से एक निश्चित शुल्क यानी बीमे की किश्त को, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं, बीमा कंपनी को देनी होती है। तो बीमा क्या है? एक तरह का समझौता है। ये लिखित रूप में होता है और लिखित रूप में जो ये समझौता होता है उसे हम बीमित पत्र के नाम से जानते हैं, बीमा पत्र। यानी अगर कोई पूछे कि बीमा पत्र क्या है तो बीमा पत्र एक समझौता है, एक लिखित रूप में बीमा कंपनी के साथ किया गया अनुबंध है। बीमा करने वाली कंपनी को हम बीमा कंपनी, बीमाकर्ता, बीमक, अभिगोपनकर्ता, बीमाकार के नाम से भी जानते हैं। और बीमा करवाने वाले व्यक्ति को हम बीमाधारी, बीमित व्यक्ति के नाम से जानते हैं। इन दोनों के बीच में या बीमाधारी द्वारा बीमा कंपनी से जितनी राशि का बीमा करवाया जाता है उसे हम बीमित राशि, सम अश्योर्ड के नाम से भी जानते हैं। और प्रीमियम क्या होता है? जिसमें बीमाधारी यानी बीमा करवाने वाला व्यक्ति बीमा कंपनी को नियमित रूप से, जो बीमा करवाने के लिए नियमित रूप से किश्त का भुगतान करेगा, किश्त को, उस शुल्क को हम प्रीमियम के नाम से जानेंगे। और बीमा पत्र मैं आपको बता चुकी हूँ कि बीमा कंपनी और बीमा करवाने वाले के बीच में जो लिखित प्रपत्र होता है उसे हम बीमा पत्र के नाम से जानते हैं। तो ये बीमा के संबंध में कुछ शब्दावली है जिन्हें जानना आवश्यक होता है। चलिए बीमा की विशेषताओं पर ध्यान देते हैं। बीमा की विशेषताओं में देखिए, एक तो दो पक्षकार होने चाहिए, एक बीमा करवाने वाला यानी बीमाधारी, दूसरा बीमा करने वाला यानी बीमा कंपनी। इन दोनों के बीच में अनुबंध होता है, इसलिए दो पक्ष होने ज़रूरी होते हैं। और प्रतिफल इसकी दूसरी विशेषता है जिसमें बीमाकर्ता द्वारा बीमाधारी के जोखिम अपने ऊपर लेने के लिए एक निश्चित धनराशि नियमित रूप से किश्त के रूप में, प्रीमियम के रूप में वसूल की जाती है। ये प्रीमियम आपके ऊपर निर्भर करता है कि मासिक, त्रैमासिक, छमाही, वार्षिक, एक मुश्त कितना होगा। तो ये बीमाधारी के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना प्रीमियम कितने समय के लिए तय करना चाहता है। इसमें जोखिम का हस्तांतरण होता है। बीमा के अंतर्गत एक पक्षकार के जोखिम को यानी हानि को दूसरे पक्षकार को हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो बीमा वास्तव में है क्या? जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने का एक साधन है, एक तरीका है। विभिन्न प्रकार के बीमा होते हैं जैसे जीवन बीमा, वाहन बीमा, अग्नि बीमा, समुद्रिक बीमा, ये सब इसकी विशेषताओं में आता है। बीमा क्या है? सद्भावना का एक तरीका है। तो बीमा अनुबंध में पूर्ण सद्भावना की विशेषता होनी चाहिए। सद्भावना यानी एक दूसरे को सभी तथ्य स्पष्ट रूप से, सत्य रूप से बता देने चाहिए। दोनों को कुछ भी इस संबंध में छुपाना नहीं चाहिए। यह सहकारी व्यवस्था है यानी मिलकर कार्य करने की व्यवस्था है जिसमें बीमाधारी और बीमाकर्ता एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं। अनेक व्यक्ति इसमें थोड़ा थोड़ा
किस्तों के रूप में पैसा डालते हैं और जिस व्यक्ति को हानि होती है उसको इसका भुगतान कर दिया जाता है क्षतिपूर्ति के रूप में। घटना के घटित होने पर ही भुगतान किया जाता है, ये भी इसकी विशेषताओं के अंतर्गत आता है कि बीमे में जो राशि है केवल तभी दी जाती है जब घटना घटित हो जाती है जिस कारण से बीमा करवाया जाता है। यह सुरक्षा भी प्रदान करता है और इसमें विनियोग तत्व भी होता है। तो बीमा से सुरक्षा भी मिलती है और विनियोग तत्व दोनों ही निहित होते हैं। जीवन बीमा में सुरक्षा और विनियोग दोनों होते हैं, जबकि क्षतिग्रस्त होने पर क्षतिपूर्ति की जाती है। तो ये देखना होता है कि किस प्रकार का बीमा किया जाता है। हित का होना इसमें आवश्यक होता है। बीमा के अंतर्गत बीमाकर्ता का यानी बीमा करवाने वाले व्यक्ति का बीमित वस्तु में हित होना चाहिए, अन्यथा बीमा मान्य नहीं होता। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। चलिए इसके कार्यों पर नज़र डालते हैं। बीमा जो है वो निश्चितता प्रदान करता है, यानी अनिश्चितताओं के कारण जो भी हानि होती है उसकी पूर्ति का आश्वासन बीमा कंपनी देती है और उसका क्षतिपूर्ति करती है। इसलिए ये बीमाधारी को निश्चितता प्रदान करती है और इसके बदले में वो एक प्रीमियम की राशि देता है। बीमा जो है सुरक्षा प्रदान करता है। बीमा कंपनी का जो कार्य है वो भविष्य की जो हानि होने की संभावना है उसके अवसरों से सुरक्षा बीमाधारी को प्रदान करता है। घटना के घटित होने से हम नहीं रोक सकते, लेकिन उसकी हानि से जो हमें नुकसान होगा उसकी क्षतिपूर्ति बीमा के द्वारा पूरी की जा सकती है। तो ये बीमा के कार्यों के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं जोखिम को बांटने का कार्य भी इसके अंतर्गत आता है। बीमा कंपनियां जो होती हैं, घटना घटित हो जाती है तो उसमें जो भी हानि होती है वो उन सभी व्यक्तियों में बांट दी जाती है जो इन जोखिमों का सामना करते हैं। सभी जितने भी सदस्य बीमा करवाते हैं उनसे जो प्रीमियम मिलता है उस प्रीमियम को इकट्ठा करके बीमा कंपनी उस व्यक्ति विशेष को दे देती है जिसको घटना के कारण नुकसान होता है। तो इस तरह से जोखिम को बांट दिया जाता है उन व्यक्तियों में जो व्यक्ति बीमा करवाने में इच्छुक होते हैं बीमा कंपनी के द्वारा। पूंजी निर्माण में ये सहायक होती है। बीमा कंपनी के द्वारा बीमाधारियों से जितना भी प्रीमियम प्राप्त होता है वो कोष के रूप में अपने पास रख लेती है और उसका कुछ भाग प्रतिवर्ष बहुत सारी योजनाओं में, बाहर की योजनाओं में विनियोग कर देती है बीमा कंपनी। तो इस तरह से उन पर बीमा कंपनी को अतिरिक्त आय प्राप्त होती है और इस प्रकार से वो पैसे में व्यापार करती है और इसी कारण से पैसा कमाने के उद्देश्य से बीमा कंपनी बीमे का कार्य करती है। तो ये सब बीमा के कार्य थे। चलिए अब इसके सिद्धांतों पर कि बीमा के सिद्धांत कौन से हैं उन पर नज़र डालते हैं। बीमा के सिद्धांत तो बीमा कंपनी की वह कार्रवाइयाँ, वह नियम, वह आचरण, वह व्यवहार है जिन्हें वो अपनाते हैं और बीमा करते समय उनका पालन करते हैं। इन सिद्धांतों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, आधारभूत सिद्धांत और विशेष सिद्धांत, जिन्हें विशिष्ट सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। आधारभूत सिद्धांत तो वही है कि जिसमें एक व्यक्ति अपनी जोखिम से बचने के लिए एक निश्चित राशि खर्च करने को तैयार हो जाता है। वह निश्चित राशि प्रीमियम कहलाती है और यह निश्चित राशि बीमा कंपनी को जोखिम उठाने के लिए देती है। तो वह व्यक्ति जोखिम से बचने के लिए प्रीमियम का भुगतान करता है और इस जोखिम को वह सभी व्यक्ति साझा करते हैं जो बीमा कंपनी से बीमा करवाते हैं और प्रीमियम की राशि का भुगतान करते हैं। इसकी प्रीमियम की राशि हस्तांतरणीय हो जाती है क्योंकि सभी व्यक्तियों द्वारा प्रीमियम के रूप में बीमा कंपनी पैसा इकट्ठा करके उस व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करती है जिसको वास्तव में हानि उठानी पड़ती है। तो इस तरह से बीमा राशि हस्तांतरणीय हो जाती है और जोखिम साझा हो जाता है। ये इसका आधारभूत सिद्धांत है। विशेष सिद्धांतों में हम 6 सिद्धांतों का वर्णन करते हैं, जैसे पूर्ण सद्भावना का सिद्धांत, बीमा योग्य हित का सिद्धांत, क्षति की पूर्ति का सिद्धांत, निकटतम कारण का सिद्धांत, अधिकार समर्पण का सिद्धांत, योगदान या अंशदान का सिद्धांत और एक 7वां सिद्धांत भी माना जाता है जिसे हम कहते हैं हानि को न्यून करने का सिद्धांत। चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहला है पूर्ण सद्भावना का सिद्धांत। यह बीमे के अनुबंध जो है 2
पक्षों के मध्य होता है ये विश्वास का संबंध होता है। एक दूसरे पक्ष को एक दूसरे पर पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए और जितनी भी आवश्यक सूचनाएं होती हैं वो आपस में एक दूसरे को बतानी चाहिए ये बीमा करवाते समय। ऐसा ना हो कि बीमा करवाते समय बीमाधारी अपनी महत्वपूर्ण सूचनाएं छुपा ले और बाद में बीमा कंपनी को इस बारे में पता लगे, या बीमा कंपनी कुछ स्पष्ट बातें छुपा ले और बाद में बीमाधारी को पता लगे। अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो बीमा बेकार हो जाता है, अव्यर्थ माना जाता है और बीमा से फिर किसी को लाभ नहीं होता, ना कंपनी को ना बीमा करवाने वाले को। उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, उसे कैंसर जैसी कोई रोग है, उसने बीमा कंपनी को नहीं बताया और अपने स्वास्थ्य का बीमा करवा लेता है, तो बीमा कंपनी उसको बाद में पता लगता है कि वह व्यक्ति बीमा करवाते समय कैंसर पीड़ित था, तो वो समझौते को कैंसिल कर सकती है, व्यर्थ कर सकती है। अब बीमा कंपनी ऐसी स्थिति में फिर क्षतिपूर्ति अगर हो जाती है, वह व्यक्ति कैंसर के कारण मर जाता है, तो उसके आश्रितों को भुगतान नहीं करेगी क्योंकि उसने वो बातें बीमा करवाते समय स्पष्ट नहीं करी थी। तो यही बात है कि बीमा कंपनी में दोनों पक्षकार एक दूसरे से संबंधित जो आवश्यक बातें हैं वो ना छुपाएं, एक दूसरे पर विश्वास रखें। तो ये इसका सबसे पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत है बीमा योग्य हित का सिद्धांत। बीमा करवाने वाले व्यक्ति का बीमा करवाने वाली वस्तु में बीमा योग्य हित होना चाहिए, मतलब वो वस्तु इस काबिल होनी चाहिए कि उस वस्तु से सुरक्षा और आर्थिक लाभ और आर्थिक हानि होने की संभावना हो। क्योंकि जब वो वस्तु बीमा कंपनी को चली जाएगी, जब बीमा करवा लिया जाता है तो किसका हक हो जाता है उस वस्तु विशेष पर? बीमा कंपनी का। तो बीमा कंपनी को उस बीमित वस्तु से या व्यक्ति से सुरक्षित रहने से आर्थिक लाभ हो रहा हो और हानि होने पर उसकी आर्थिक हानि होनी चाहिए, क्षतिग्रस्त होने पर मतलब आर्थिक हानि होनी चाहिए बीमा कंपनी को, तभी बीमा योग्य हित माना जाता है वस्तु विशेष का। अन्यथा बीमा समझौता जो होता है वो व्यर्थ माना जाता है। हम उदाहरण के लिए कह सकते हैं जैसे पति पर आश्रित जो पत्नी होती है उसका पति के जीवन पर बीमा योग्य हित होता है। इसी प्रकार जो लेनदार होते हैं जिन्होंने पैसा लेना है उनका देनदारों पर बीमा योग्य हित होता है क्योंकि उनसे पैसा मिलना है। ऐसे ही भिन्न भिन्न प्रकार के बीमा योग्य हित समय के अनुसार भी बदलते रहते हैं। जैसे जीवन बीमा में बीमा करवाते समय बीमा योग्य हित होना चाहिए, अग्नि और चोरी बीमा में बीमा के समय पर भी हित होना चाहिए और क्षति के समय भी हित होना चाहिए, नहीं दोनों समय पर बीमा योग्य हित होना चाहिए। और समुद्री बीमा में क्षति के समय बीमा योग्य हित होना चाहिए। तो ये आपने ये ध्यान से याद रखना है कि किस समय बीमा योग्य हित किस प्रकार के बीमा में होता है। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत जीवन बीमा पर लागू नहीं होता, ये केवल समुद्री बीमा और अग्नि बीमा पर लागू होता है, जिसके अनुसार बीमा कंपनी वास्तविक हानि और बीमित राशि में से जो भी कम हो उसको भुगतान करने के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। यानी वास्तविक हानि की क्षतिपूर्ति तो वो देख कर सकती है, या बीमित राशि अगर इससे कम है तो वो उसका भुगतान करेगी। जो भी इन दोनों में से कम होती है उस राशि का भुगतान करती है। वस्तुओं के बीमा में वास्तविक हानि का मौद्रिक अनुमान लगाया जा सकता है, जबकि यह नियम हमारा जीवन बीमा पर लागू नहीं होता क्योंकि उसमें हम मौद्रिक रूप में एक व्यक्ति विशेष के जीवन का अनुमान नहीं लगा सकते। अब देखते हैं निकटतम कारण का सिद्धांत क्या है। इसके अनुसार बीमा कंपनी केवल उन हानियों की पूर्ति करेगी जो पॉलिसी में वर्णित होती है, अनुबंध में उसने बताई होती है। जब हानि 2 या 2 से अधिक कारणों से होती है तो ऐसी स्थिति में यह देखा जाता है कि उस हानि होने का सबसे निकट का कारण कौन सा है। उस कारण के कारण उसको क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए कंपनी बाध्य होती है। तो उस हानि के सबसे निकटतम कारण को देखा जाता है। चाहे बहुत सारे कारण हो तो उनमें से सबसे पास वाला कारण कौन सा रहा है के लिए बीमा कंपनी बीमे का भुगतान करने के लिए बाध्य होती है। और 5वां है अधिकार समर्पण का सिद्धांत। यह सिद्धांत भी जीवन बीमा की स्थिति में लागू नहीं होता। यह क्षतिपूर्ति सिद्धांत का ही एक भाग है जिसके अनुसार बीमा कंपनी किसी वस्तु की हानि की क्षतिपूर्ति कर देती है तो जो क्षतिग्रस्त संपत्ति है उस पर अब बीमा कंपनी का अधिकार हो जाता है। वह उसके अवशेषों को बेचकर जो भी लाभ होगा उसके लिए बीमा कंपनी अब
स्वामी मानी जाएगी, हकदार मानी जाएगी। बीमाधारी इस संबंध में क्षतिग्रस्त वस्तु के लाभ को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि बीमा करवाते ही बीमा की राशि बीमा कंपनी ने दे दी है। अब उसका स्वामित्व बीमा कंपनी को ऑटोमेटिकली यानी अब स्वयं ही चला जाता है। मान लीजिए दुर्घटनाग्रस्त कोई कार हो गई है और उसका बीमा करवाया हुआ था, तो कंपनी ने बीमा की राशि बीमाधारी को दे दी उस कार की, तो बीमाकर्ता अब इस पे हक नहीं दिखाएगा। अब बीमा कंपनी उसको कार को कबाड़ के भाव में बेचकर उससे जो भी पैसा प्राप्त होगा वो उसे अपने पास रख लेगी, उसका उस पे अधिकार होगा। अगला है योगदान और अंशदान का सिद्धांत। जब व्यक्ति 2 या 2 से अधिक बीमा करवाने की स्थिति में होता है और बीमा कंपनी से वो बीमा करवाता है, तो बीमा कंपनियां बीमित राशि के अनुपात में ही संपत्ति की क्षतिपूर्ति करती है। अर्थात बीमाधारी हर कंपनियों से केवल बीमित राशि ही वसूल कर पाता है, जिसे सभी बीमित कंपनियां बीमित राशि अनुपात में वहन करती हैं। यह सिद्धांत जीवन बीमा पर लागू नहीं होता। इसे उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति ने 6 लाख की एक संपत्ति का बीमा ABC कंपनी से 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख रुपए में करवाया। ए कंपनी से 1 लाख रुपए में, बी कंपनी से 2 लाख में और सी कंपनी से 3 लाख रुपए में करवाया। अब उस संपत्ति की मान लीजिए उस व्यक्ति विशेष को 3 लाख रुपए की हानि हो जाती है, तो इन 3 लाख का भुगतान बीमा कंपनियां कैसे करेंगी? ए कंपनी, बी कंपनी और सी कंपनी 1, 2 और 3 अनुपात में इस राशि को वहन करेंगी। 50,000 रुपया ए कंपनी देगी, 1 लाख रुपया बी कंपनी देगी और 1.5 लाख रुपया सी कंपनी देगी। तो इस सिद्धांत को इसीलिए जीवन बीमा पर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि 2 या 2 से अधिक अगर जीवन बीमा करवाया जाता है कंपनियों से, तो हर एक कंपनी उसे पूर्ण राशि 3-3 लाख रुपया देगी, जबकि वस्तु विशेष में ऐसा नहीं होता। हानि को न्यूनतम करने का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बीमाधारी को जब हानि की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और उस समय यदि वो मौजूद होता है, तो उस हानि को कम से कम करने का प्रयास करना चाहिए। उस समय उसे अपनी विवेकपूर्ण व्यवहार का प्रदर्शन करना चाहिए। मान लीजिए कारखाने में आग लग जाती है, तो बीमाधारी उस आग को बुझाने की हर संभव को कोशिश करेगा। बीमा कंपनी इस बात का विश्लेषण करेगी, तभी वो बीमा की राशि का भुगतान करेगी। यदि वह सोचेगा कि मैंने तो इसका बीमा करवा लिया था और मैं इस आग को ना बुझाऊं, बीमा कंपनी से तो बीमा की राशि वसूल हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी बीमा विश्लेषण के अनुसार ही पैसे का भुगतान करेगी। इसलिए उस समय बीमाधारी को विवेकपूर्ण सामान्य बुद्धि से व्यवहार करते हुए अच्छे नागरिक का प्रदर्शन करना होता है और हानि को न्यूनतम करने का प्रयास करना होता है। अब हम बीमे के लाभों को आसानी से बता सकते हैं। बीमा सबसे बड़ा साधन किस चीज़ का है? जोखिम से बचने का उपाय है बीमा। तो सबसे पहली इसका जो लाभ है वो है जोखिमों से बचाव करता है। बीमा कंपनी से हमें सुरक्षा मिलती है और भविष्य में होने वाले जो जोखिम हैं उनके कारण जो हानियां हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है, उससे बचाव हो जाता है। दूसरी इसका जो लाभ है वो है जोखिम का बंटवारा। बीमा कंपनी जो होती है वो बीमाधारियों से थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रीमियम एकत्र करके एक कोष में जमा करती है और जिस व्यक्ति को क्षति होती है उसकी क्षतिपूर्ति इस कोष में से कर देती है। तो जो भी व्यक्ति बीमा की किश्तें देते हैं उन सब में जोखिम का विभाजन हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। बीमा में विनियोग का भी लाभ है। विनियोग मतलब जैसे जीवन बीमा करवाते हैं तो उसमें सुरक्षा के साथ साथ विनियोग का भी लाभ होता है। यदि व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती तो उसके प्रीमियम को एक विनियोग के रूप में जमा करके रख लिया जाता है और परिपक्वता तिथि पर उसको बोनस सहित इस राशि का भुगतान कर दिया जाता है। यानी मृत्यु की स्थिति में भी बीमा कंपनी पैसा देगी और अगर मृत्यु नहीं होती तो जब ये अवधि बीत जाएगी बीमा की तो उस अवधि की समाप्ति पर विनियोग के रूप में बोनस सहित उस राशि का भुगतान कर दिया जाता है। तो इसलिए ये सुरक्षा और विनियोग तत्व दोनों को ही शामिल करता है जीवन बीमा। अगला लाभ है ऋण प्राप्ति में सुगमता। बीमा कराने के कारण
व्यक्ति विशेष को ऋण प्राप्त करने में सुविधा हो जाती है, क्योंकि ऋणदाता ये इस बात से सुरक्षित हो जाता है, इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि वस्तु विशेष का बीमा कर रखा है। यदि व्यक्ति ने पैसा नहीं भी दिया तो बीमा कंपनी से वो अपने ऋण की राशि को वसूल कर सकता है उस बीमा की वस्तु में से। तो इस प्रकार से ऋणदाता को बीमित वस्तु पर ऋण देते समय किसी तरह की अड़चन नहीं होती, वो आसानी से ऋण दे देता है। अगले लाभ के रूप में हम देख सकते हैं कि ये जो बीमा है ये औद्योगिक विकास को बढ़ाता है। बीमा से क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो बड़ी मात्रा में प्रीमियम की राशि एकत्र करती हैं और उनको पुनः विनियोग कर देती है, किसी और सरकार की योजनाओं में या उद्योगों में उस पैसे को लगा देती है। तो इस तरह से उस पर अतिरिक्त आय कमाती है, तो इससे देश के उद्योगों का तीव्र विकास होता है। एक बीमे का लाभ यह भी है कि कर से इसमें छूट प्राप्त होती है। बीमाधारी जब बीमा करवाता है तो जो प्रीमियम देता है उस प्रीमियम को टैक्स में छूट के रूप में सुविधा दी जाती है, तो कर में छूट प्राप्त होती है। तो इसका फायदे के कारण भी लोग बीमा करवाते हैं। और एक है कि बीमा कंपनी रोजगार भी प्रदान करती है। कितने लोगों ने बीमा का कार्य करना शुरू कर दिया, तो इस प्रकार से रोजगार में वृद्धि हुई है, बीमा के कार्यों से लोग जुड़े हैं। तो ये बीमा कंपनियां रोजगार में भी सहायक होती हैं। बचतों को बढ़ावा देती हैं, क्योंकि बीमा करवाने के कारण लोगों को ये लालच रहता है कि विनियोग के कारण अतिरिक्त आय हो जाएगी, पैसा प्राप्त हो जाएगा एक निश्चित समय के पश्चात, इसलिए लोग बीमा करवाने में इच्छुक होते हैं। तो लोग बीमा करवाने के लिए उसकी किश्त का आयोजन करते हैं। आयोजन करने के लिए वो बचत करना शुरू करते हैं। तो इस तरह से बचत की प्रवृत्ति बढ़ती है, बचत को प्रोत्साहन मिलता है। और बीमा जो है देश के आर्थिक विकास में भी अपना योगदान देता है, क्योंकि बीमा पॉलिसियों से विनियोग करने में एक देश का जो सकल घरेलू उत्पाद होता है, जिसे हम जीडीपी कहते हैं, उसमें वृद्धि होती है और इसके कारण फिर पूंजी निर्माण होता है। तो इसलिए ये एक तरह से आर्थिक विकास में भी अपना योगदान देता है। तो श्रोताओं, हमने देखा कि बीमा क्या होता है और उसके क्या लाभ होते हैं। अगली वीडियो में हम बीमा कितने प्रकार का होता है उसका विस्तार से वर्णन जानेंगे और उसकी क्या विशेषताएं होती, जैसे जीवन बीमा, अग्नि बीमा क्या है, स्वास्थ्य बीमा क्या है, इन सब के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो जुड़े रहिए नित्य दर्शन से और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। और अगली वीडियो में आप फिर मेरे साथ उपस्थित होइए। धन्यवाद।